हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के डाउट आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। कोशिश करें कि रेलेवेंट डाउट भेजें और यहां पर भी कमेंट कर दिया करें। अगर आपको मेरे से पर्सनल बात करनी हो तो यूट्यूब पर अबाउट सेक्शन में जाना, वहां पर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ वो एक मिड कैप कैटेगरी का है। यहाँ से आपको एक चीज़ सीखनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आपके पास है, स्पेशली अगर चूंकि आज हमारी चर्चा मिड कैप के दायरे पे रहेगी, तो अब जब मैं मिड कैप की बात कर रहा हूँ इसका मतलब एसबीआई मिड कैप भी चलना चाहिए आपके दिमाग में, क्वांट का मिड कैप भी चलना चाहिए, एक्सिस का मिड कैप भी चलना चाहिए, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड भी चलना चाहिए, कोटक का मिड कैप भी चलना चाहिए, मोतीलाल ओसवाल का भी मिड कैप चलना चाहिए। ठीक है, तो जब आपके दिमाग में एचडीएफसी का मिड कैप हो या आईसीआईसीआई का मिड कैप हो, जब आपके दिमाग में ये म्यूचुअल फंड चलेंगे तब यहाँ से आप पता है एक चीज़ सीख पाएंगे कि कंपेयर करना। क्योंकि कई सारे म्यूचुअल फंड को जब आप कंपेयर कर लेते हो तब आपको एक चीज़ नज़र होके आती है कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर को तो पूछना है बाद में, पर एटलीस्ट आपको तो ट्रस्ट होना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें चलते रहना चाहिए। ठीक है, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ इसका सबसे पहले एनएवी देखिए 131 रुपये का है। अब चूंकि ये फिर से एक चर्चा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, चूंकि ये मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो सीकेडी जी आप ये बताएं कि मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में कितने परसेंट का रिटर्न मिलना चाहिए लॉन्ग टर्म में। मेरे भाई, कोई भी आपके पास अगर मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, अगर वो 18% तक रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बना के दे रहा है, इसका मतलब वो परफेक्ट है। 18% से कम यानी कि 16% से कम बना के दे रहा है, तब वहाँ पर दिक्कत है। टॉलरेट आप 16% तक कर सकते हैं। 16% से नीचे कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आपको बना के दे रहा है लॉन्ग टर्म में, तब वहाँ पर समस्याएं हैं, आपको विचार करना चाहिए। अगर कोई म्यूचुअल फंड 18% के ऊपर आपको म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बना के दे रहा है, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो एक साल में देखिए 40% का CAGR है, 3 साल में बात करेंगे तो 18% का CAGR, 5 साल में 19% का CAGR और मैक्सिमम बात करेंगे तो 18% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। और जबकि मैं अपनी वीडियोज़ में बार बार कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करता हूँ, यानी कि होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह यहाँ पर आपको एक तरीके से रिटर्न मिलता है। कई सारे इन्वेस्टर्स कहेंगे अरे नहीं सीकेडी जी, नहीं भाई नहीं, कैसी बातें करते हो आप भाई, यहाँ पर तो रिटर्न कंपाउंड होकर मिलता ही नहीं है। भाई साहब, अल्टीमेटली आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है। शेयर मार्केट हर रोज कंपाउंड करता है। हर रोज शेयर मार्केट क्या कंपाउंड करता है, शेयर मार्केट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं जिसे आप शेयर्स के नाम से बुलाते हो, एग्जांपल के तौर पे चाहे रिलायंस हो, अगर रिलायंस 3000 रुपये है, अगर वो आज 10% गया तो हो गया, मान लेते हैं 3300। ठीक है, अब अगले दिन जब भागेगा तो 3300 के ऊपर भागेगा, तो यही तो कंपाउंड होता है। ठीक है, पहले आपका प्रिंसिपल, उसमें इंटरेस्ट ऐड करो, फिर जो बना वो प्रिंसिपल, फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला फिर उसको ऐड करो। यही पढ़ा है ना कुछ। और म्यूचुअल फंड के अंदर देखिए रिस्क कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन में रहता है। कितने का एनएवी था, 38 का, फिर नीचे गिर गया कहाँ तक, 32 तक गिर गया। तो कभी भी आपका म्यूचुअल फंड अगर 4-5% नीचे गिरता है तो आप ये मान के चलना मेरे भाई कि ठीक है, इतना तो बर्दाश्त किया जा सकता है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को रेट बहुत खराब किया है। ठीक है, केवल 2 दिया है आउट ऑफ 5। विनीत सांभरे, रेशम जैन एंड अभिषेक घोष साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए 3 महीने में 15% का एब्सोल्यूट आया है। देखिए एब्सोल्यूट और CAGR में फ़र्क होता है। एब्सोल्यूट क्या होता है कि एक्चुअल रिटर्न होता है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, लेकिन या आप बोल दो एब्सोल्यूट में टोटल रिटर्न आ जाता है। लेकिन जब कंपाउंड की बात होती है तो वो एक कंपोनेंट ले लेता है लॉन्ग टर्म में कितने % का रिटर्न से इन्होंने कंपाउंड किया। 3 महीने में 15% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 28% का, 1 साल में 40% का, 3 साल में 66%, 5 साल में 143%। ठीक है, 10 साल में 541%। 10 साल में पैसा डबल कर दिया भाई, ठीक तो है यार। रिस्क 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 म्यूचुअल फंड के अंदर वेरिया ही रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगा हुआ है। DSP मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चर्चा यहाँ पर चल रही थी। 14,463 करोड़ का असेट साइज है, बहुत बड़ा असेट साइज है, यानी कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस म्यूचुअल फंड के अंदर ऑन बोर्ड हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। 0.76% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चलते हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में थोड़ा सा और गिर जाने दो, शेयर मार्केट में थोड़ा सा और गिर जाने दो, मुहूर्त सही नहीं है भाई, जब मुहूर्त खराब होता है तभी शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहिए। यानी कि जब शेयर मार्केट में गिरावट हो तभी पैसे को डालना चाहिए। अगर आप 2-4 दिन से मार्केट को मैनेज कर रहे थे, जैसा कि मेरा प्रेडिक्शन भी था कि 26 जनवरी तक के आसपास मार्केट गिरता है, वैसे ही आपको कभी कभी अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट बनाने के लिए। तो कोशिश करें अपना छोटा सा पैसा टुकड़ों में डिप्लॉय करते चले जाएं। जो आपका SIP चल रहा है उसे चलने दो,
लेकिन साथ ही साथ जो आप लमसम करने के लिए पैसे रखे थे उसको लमसम को एक साथ ना डाल के टुकड़ों में हर गिरावट में, चाहे एक महीने में 10 बार मार्केट गिरे तो 10 बार डिप्लॉय कर दो, 20 बार मार्केट गिरे तो 20 बार डिप्लॉय कर दो बस। ठीक है, इसको दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में बोलेंगे, इसे बोलते हैं बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मेरा 1 लाख रुपए लगा हुआ है, हम ऊपर से बेच के नीचे खरीद लेंगे, तो आपको ना कभी टॉप मिलेगा ना कभी बॉटम मिलेगा। पर हाँ, आप पैसे को मार्केट में अलग से, चाहे आपका जॉब है या बिजनेस है, वहाँ से फंड को रेज करके, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब शेयर मार्केट नीचे गिरे, ऊपर बेचना कुछ नहीं है, जब शेयर मार्केट नीचे गिरे तो वहाँ से खरीद लो, तो आपको बॉटम भी मिल जाएगा, टॉप भी मिल जाएगा, है कि नहीं। 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का एग्जिट लोड अलग से आएगा, तो कोशिश करें 12 महीने तक रुकना ही रुकना है। अब मैं यहाँ से बात करूंगा कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर किन किन शेयर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है। अभी ऐसे ही एक लेटेस्ट कमेंट आया था, मुझे देखो दिमाग में आ रहा है। कमेंट ये था कि रेगुलर प्लान है, डायरेक्ट प्लान पे स्विच करेंगे, यानी कि रेगुलर प्लान को बेचेंगे, डायरेक्ट प्लान को खरीदेंगे, तो क्या टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे या चार्जेस क्या लगेंगे। देखिए, जब आप बेचेंगे तब आपके पास से कोई भी चार्जेस लगने वाले हैं नहीं। किसी भी म्यूचुअल फंड को बेचो कोई चार्जेस नहीं लगते, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की एक स्मॉल चार्जेस लग जाते हैं, जैसे आप सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह बोल सकते हो, क्या या आप बोलो जीएसटी वगैरह लग जाता है, ठीक है, या ब्रोकरेज के थोड़े बहुत चार्जेस पड़ जाते हैं, कोई हैवी चार्जेस नहीं पड़ते। पर हाँ, अगर आपका सैलरी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, एग्जांपल के तौर पे 2,50,000 रुपये साल का, 3 लाख रुपए या 5 लाख, वो डिपेंड करता है 60 साल 80 साल के ऊपर हो कि नीचे हो ये, ठीक है। तो ये टैक्स कंसल्टेंट का काम है, आप उससे पूछिएगा। तो उससे एक बार कभी भी म्यूचुअल फंड आप बेचें और आपका अगर नॉर्मल एनुअल इनकम 2.5 लाख के ऊपर है, या आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करते हैं, तो कोई भी आप म्यूचुअल फंड बेचें तो बेचने से पहले एक बार अपने टैक्स कंसल्टेंट से ज़रूर मिलना, क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का गेम होता है। अगर आपने टैक्स की सही से प्लानिंग करनी है तो कृपया करके अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें, साथ ही साथ टैक्स कंसल्टेंट से ज़रूर पूछना, ठीक है, अच्छे से। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म हुआ तो 112A के अंदर 1 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट होता है, उसके ऊपर 10% का है, तो इस तरीके से होता है। नहीं तो आपका 111A के अंदर लग जाएगा 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक बार टैक्स कंसल्टेंट से बात कर लेना, ठीक है। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है। फिनिक्स मिल, अल्केम लेबोरेटरीज, इप्का लेबोरेटरी, भारत फोर्ज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, जेके सीमेंट, इमामी लिमिटेड, सायंट लिमिटेड, अतुल लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, कोफोर्ज लिमिटेड, यूएनओ मिंडा, एलेम्बेक फार्मास्यूटिकल, टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, हेडसन एग्रो, हीरो मोटोकॉप, कजारिया सिरामिक, फेडरल बैंक, PFC, IIFL फाइनेंस, कैनफिन होम्स, इक्लैक्स, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, पॉलीकैब इंडिया, जुबिलेंट फूडवर्क, CG पावर, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट, थर्मैक्स, शीला फॉर्म, मैक्स फाइनेंशियल, डिक्सन टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, बाटा इंडिया, जुबिलेंट, इनग्रेविया, शॉफलर इंडिया। शॉफलर इंडिया का जाओ शेयर प्राइस चेक करके आओ, दिल खुश हो जाएगा। BEL, इसके साथ साथ क्रॉम्पटन ग्रिप्स, CG कंज्यूमर के नाम से। आप ट्रेन में सवारी अगर करते होंगे तो ट्रेन, पुरानी ट्रेनें देखना, वहाँ पर जो फैन नहीं लगे रहते थे किनारे, वो हवा दिया करते थे। भाई फैन तो हवा ही देता है, लेकिन जो लगे रहते थे ऊपर लटके रहते थे फैन, उस पर नाम चेक करना आप, वो यही कंपनी बनाती थी, CG कंज्यूमर, ठीक है। धानुका एग्रीटेक, L&T फाइनेंस, गुजरात गैस, पेज इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस चेक करके आओ, दिल खुश हो जाएगा। वेस्ट लाइफ फूडवर्क, टिमकैन इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन या कॉनकॉर, ये एक PSU के अंदर ही आता है। टाटा केमिकल, एप्टस, वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ DSP AMC की बात करेंगे तो 1,37,301 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल ये 140 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का पैसा बढ़े, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ, आशिकी के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखो सब लोग।